आवाज आ रही है आपको? अबू बकर आवाज आ रही है? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी सर। सर लिंक शेयर कर दूं क्लास के साथ ये वाली? जी लिंक शेयर करें क्लास के साथ तो ठीक है। ओके ओके सर, मैसेज। लेकिन उनको कह दें कि रिकॉर्डिंग हुआ। ओके सर, मैं बता दूं। और ना आपने जो है वो करना है इसकी क्या कहते हैं, ये देखना है कि वो मतलब किसी को किक आउट ना करें। ओके सर। इस तरह का कोई ना मेडिसिन के खिलाफ ना करें। अच्छा अ, अ, मैं वो उनको इनवाइट करें, ज्वाइन कर। सर कर दिया है, इनवाइट कर। अच्छा दूसरा जो है वो हम टॉपिक हमारा चल रहा था लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था वो एनालिटिसिटी चेक कर रहे थे, ऐसे ही है। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा क्लास की ना जो रिकॉर्डिंग है ना वो साथ साथ हो रही है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। फिर ये हमें जो है रिकॉर्डिंग का लिंक भी हम शेयर करते हैं, तो इस चीज़ का ख्याल करके क्लास को जो है ना आप लोग अटेंड करेंगे। आवाज़ सबको मेरी आ रही है? यस सर। आवाज़ आप लोगों को मेरी? अच्छा तो हमने लास्ट टाइम जो है वो बात की थी इसकी एनालिटिसिटी चेक करने के हवाले से ना, कि कैसे पता चलेगा कि एनालिटिक फंक्शन है या नहीं है। ये एक हमारी जो है कंसर्न थी लास्ट क्लास की, सवाल भी पूछा था, तो मैंने कहा था कि नेक्स्ट क्लास में फिर हम देखेंगे कि कैसे जो है वो एनालिटिसिटी चेक होती है। अच्छा कोई आप में से बता सकता है बाय द वे पीडीएफ फाइल का नाम क्या है जिसको अभी आजकल हम पढ़ रहे हैं, अगर किसी ने एलएमएस से डाउनलोड करके देखा हो? हैं जी, कोई फाइल का नाम बता सकता है? मैं वैसे ही पूछना चाह रहा हूँ, मैंने फाइल्स ओपन कर रखी हैं जस्ट टू नो कि आप लोग कितना एलएमएस से फाइल्स को देख रहे हैं आजकल। सर लेक्चर नंबर 8। हाँ वेरी गुड। कौन आप कौन है, नाम क्या आपका? सर लेक्चर 8। शबाब। हाँ तो शबाब जो है ना वो रेगुलरली पढ़ रहे हैं चीज़ों को, इसलिए उनको पता था। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 8 वाली पीडीएफ फाइल में भी खोली हुई है। मैं भी स्क्रीन शेयरिंग स्टार्ट करता हूँ। मोस्टली जो चीज़ें ना मैं वो लिखूंगा वहाँ पे। तो हम लोग जो है लास्ट टाइम हमने क्या किया था कि इंटीग्रेशन वगैरह की थी, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन और अराउंड द सर्कल। इस हवाले से अगर किसी को कोई क्वेश्चंस हों तो ही कैन आस्क। अगर नहीं समझ में आया, मैं स्क्रीन शेयरिंग स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा स्क्रीन आप लोगों के साथ शेयरिंग स्टार्ट हो गई? जी बताएं।
यस सर। जिन्होंने ज्वाइन करना है ज्वाइन कर ले, और हाँ जिन्होंने ज्वाइन करना है ज्वाइन कर लें। बाकी ये जो है क्या कहते हैं क्लास के अंदर डिसिप्लिन के मामलात, यार अबू बकर आप इसका ख्याल करना, ठीक है, ताकि मैं आराम से पढ़ाऊँ, डिस्टर्बेंस ना हो, क्लास का हर्ज ना हो ताकि। ओके तो सर। दूसरा ये है कि मैं दोबारा रिमाइंड करा दूं, पूरे क्लास का जो सेशन है वो रिकॉर्ड हो रहा है, और ये रिकॉर्डिंग फिर बाद में जो है देखी भी जाएगी, इसलिए बी केयरफुल, ठीक है। तो आपको ये नजर आ रहा है अभी पेज जो मैं शो करा रहा हूँ, एग्जाम्पल नंबर 6? यस सर। बताएं। हाँ चलें ठीक है, तो फिर अभी इधर से हम अपनी बात स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल हमने मेरे ख्याल है लास्ट टाइम जो है सॉल्व की थी क्लास में। लेट्स रिकंसिडर दिस एग्जाम्पल। इसको मैं जो है पहले सवाल हम जरा गौर कर लेते हैं। कहता क्या है वो हमसे कि इंटीग्रल निकालना है जी 1/z रेज़ टू द पावर m का, ठीक है। ये इसको हमने करना क्या था कि अराउंड द सर्कल इंटीग्रेट करना था। किस डायरेक्शन में? काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और जो सर्कल आपका है उसकी रेडियस है रो, और उसका सेंटर जो लोकेट हुआ हुआ है वो z0 पे लोकेट हुआ हुआ है, कॉम्प्लेक्स प्लेन पे, ठीक है जी। तो ये हमारा z0 यहाँ पे जिधर मैंने कर्सर किया है ना, यहाँ पे z0 है लोकेशन, और रो उसकी रेडियस है, जितना बड़ा है सर्कल। और फंक्शन आपका जो है ना वो इन्होंने कहा है जी कि आप ये लें कि एफ ऑफ जेड जेड माइनस जेड नॉट रेज टू द पावर m है, इसको आप जो है वो इंटीग्रेट करेंगे अराउंड अ सर्कल। तो इसके लिए इंटीग्रेशन मैंने बताई थी कि जब इंटीग्रेशन के दो मेथड्स होते हैं, डायरेक्ट मेथड फर्स्ट मेथड और एक सेकंड मेथड। तो फंक्शन जब एनालिटिक होता है तब तो आप फर्स्ट मेथड यूज कर सकते हैं, और जब एनालिटिक नहीं होता तो उस सूरत में आप सेकंड मेथड यूज करते हैं। सेकंड मेथड में हम एक पाथ जो है ना डिफाइन करते हैं z ऑफ t, और उस z ऑफ t के हिसाब से फिर इंटीग्रेशन होती है। तो z ऑफ t जो है वो पाथ ऑफ इंटीग्रेशन है जिधर हम उसको फंक्शन को इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं। z ऑफ t और उसका डेरिवेटिव, ये दो चीजें इस्तेमाल होती हैं ड्यूरिंग द इंटीग्रेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पाथ डिफाइन करने का तरीका ये है कि आपको जो है ना दो ही पाथ का मतलब यू हैव टू वरी अबाउट ओनली टू पाथ्स। एक आपका जो है वो हो गया सर्कल हो गया, जिसको हम सम रो रेडियस मल्टीप्लाइड बाय ई रेज टू द पावर आयोटा ओमेगा टी, आयोटा टी कर देते हैं। आयोटा टी वेरी करता है 0 से 2 पाई तक। और अगर वो सेंटर आपका जो है सेंटर ओरिजिन पे नहीं है, किसी और जगह पे लोकेटेड है, तो उस सूरत में जहां सेंटर लोकेटेड है वो जमा कर दिया जाता है। तो ये एक सर्कल की इक्वेशन होती है। और दूसरी इक्वेशन जो आप लोगों को देखनी पड़ेगी वो लाइन की, एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है, वो भी आगे एग्जांपल प्रॉब्लम में आएगी। तो दो इक्वेशंस के बारे में आप कंसर्न हो, वैसे तो वी कैन हैव अदर फंक्शंस पाथ्स एटसेट्रा, बट एट द मोमेंट योर फोकस शुड बी ऑन दीज टू इक्वेशंस। नोट कर लें इस बात को, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सर्कल कहा हुआ है और कहा है कि काउंटर क्लॉकवाइज इसको करना है। तो काउंटर क्लॉकवाइज में टी को वेरी कराते हैं 0 से कहां तक? टी को कहां तक वेरी कराते हैं 0 से? बताया कोई? 0 से 2 पाई तक। हाँ 0 से 2 पाई तक, 0 से 2 पाई वेरी करते हैं तो इंटीग्रेशन आपकी ऑटोमेटिकली है ना वो हो जाती है काउंटर। जब हम क्या कहते हैं, एक तो ये कि आपका जो सर्कल की इक्वेशन है वो आपकी हो गई z0 प्लस रो कॉस टी आयोटा साइन टी, या ई रेज टू द पावर आयोटा टी जो है वो लिखा हुआ है। तो जब आपका सर्कल यानी इस तरह का सर्कल हो जिसका सेंटर z0 पे रेडियस रो हो, उसके पाथ की इक्वेशन जो है ना वो ये वाली बनती है। तो व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू, हम एफ ऑफ जेड को इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं इस सर्कल के अराउंड, ठीक है। दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू। तो हम क्या करेंगे, जहां जहां z आ रहा है उसमें से इक्वेशन को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। देखें इधर z की जगह हमने पुट कर दिया ये z0 प्लस रो ई रेज टू द पावर आयोटा टी माइनस z0 रेज टू द पावर m, क्योंकि हमारा f ऑफ z ये गिवन था। ऊपर कर्सर जिधर मैंने लिखा हुआ है f ऑफ z आपका ये है। इसको आप लोग प्लीज नोट डाउन करें पेपर पे। पेपर पे नोट डाउन करेंगे ना तब आपको ठीक से समझ में आएगा, सिर्फ देखने से सुनने से नहीं समझ में आएगा, ठीक है। नोट डाउन कर रहे हैं आप लोग? अच्छा, तो जब आप इसको उसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं उस सूरत में हमारे पास जो है z ऑफ t बन जाता है रो रेज टू द पावर m ई रेज टू द पावर आयोटा m t, सही है। इसको फिर डिफरेंशिएट करेंगे। तो जब हमने डिफरेंशिएट z ऑफ t को डिफरेंशिएट करेंगे, z ऑफ t इज दिस थिंग, ये जो ऊपर लिखा हुआ है ना ये z ऑफ t है, ये इसको f ऑफ z को ना डिफरेंशिएट करना शुरू कर देना।
जेड ऑफ टी को डिफरेंशिएट करेंगे तो जेड नॉट खत्म हो गया, कांस्टेंट है, फिर आगे जो रो ई रेज़ टू द पावर आयोटा टी, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आयोटा नीचे होता रहेगा, रो इज अ कांस्टेंट, वी गेट दिस थिंग। देन इन द नेक्स्ट स्टेप यू कैन सी दैट कि हमने क्या किया है कि इसको एफ ऑफ जेड जो था जेड माइनस जेड नॉट रेज़ टू द पावर एम, इसके अंदर हमने सब्स्टिट्यूट किया है अपना जेड और उसका डेरिवेटिव, ये जेड है और ये उसका डेरिवेटिव है, एंड दे आर ऑल फंक्शंस ऑफ टी, और वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन आपका टी बन गया, एंड टी इज गोइंग फ्रॉम 0 to 2 पाई। ठीक है, इधर मुझे बताएं अगर इधर तक किसी को कुछ समझ में आया है तो, कि हमने क्या किया अभी इधर तक। एनीवन? आप लोगों के मैं नाम नोट करता हूँ, उसका क्रेडिट आप लोगों को मिलेगा किसी ना किसी शक्ल में। जी बताएं। मुकद्दस आप हैं भी ऑनलाइन? मुकद्दस आप क्लास को मेरी आवाज भी आ रही है कि नहीं आ रही? आ रही है। हाँ मुझे बताएं ना, ये जो है यहाँ तक हुआ क्या है स्टेप तक, ये जो हमने इंटीग्रल वाली इक्वेशन बनाई है यहाँ तक हुआ क्या है टोटल काम, पार्ट पाथ सी लिखा हुआ है वहां से लेके इधर तक क्या हुआ है? कोई एक बंदा स्टूडेंट मुझे समराइज करके बताए। सी आर आपने सुना है, आप बता दें मुझे कि हुआ क्या है इधर तक। करना तो अगली बात है, पहले बताएं तो हुआ क्या है, क्या समझ में आया आपको? जी एनीवन? मैं नाम कॉल करूं? सर मुकद्दस आप मुकद्दस का प्रेजेंट हैं, आप मैसेज क्लास है, अटेंड वो कर रही हैं कि उसका नहीं कर रही? माइक नहीं चल रहा। तो उसको कहें माइक चला के बैठे ना, तो ऑनलाइन क्लासेस रूटीन पे होती हैं। ठीक है सर सर, बोल जेड आप माइनस लोगों के जेड नंबर नॉट कट जाएंगे इस चीज से। सर डिमोवियस थ्योरम लगा। हाँ बताएं मुझे, अबू बकर मैं सुन रहा हूँ, बताएं 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 अबू सर बकर। जेड माइनस जेड टू को 0 से 2 पाई तक इंटीग्रेट किया है। नहीं, यहाँ से बताना शुरू करें ना, जेड ऑफ टी कैसे बना है, पाथ कैसे बना, जेड ऑफ टी है क्या और बनाया कैसे, मैंने यहाँ से बताना शुरू करें। व्हाट इज जेड ऑफ टी और मैंने जेड ऑफ टी बनाया कैसे है, ये मैंने मेरा सवाल है आपसे। हैं जी अबू बकर? कोई और स्टूडेंट? शबाब आप बताएं यार जरा। और कौन कौन है लाइन पे? वो है अब्दुल मलिक, अब्दुल्ला शफीक। यस सर। हाँ आप बताएं ना, ये हुआ क्या है इसमें, ये जेड ऑफ टी मैंने बनाया कैसे है? नहीं समझ में आया, किसी को भी समझ में नहीं आया, इसका मतलब ये है कि आप लोगों को कुछ समझ नहीं आया। सर ऐसे ये ही है? कॉज ऑफ टी प्लस आयोटा साइन, इसकी वैल्यू पुट की है, इसको आई ऑफ अच्छा मैं तो, आई टी के इक्वल पुट की है। अच्छा देखिए मेरी बात सुने, वैल्यूज तो पुट की हैं, मैं आपको बता देता हूँ कि मसला ये है कि आपको ना दो तरह के पाथ के बारे में कंसर्न होना चाहिए एज फार एज दीज एक्सरसाइज एंड टॉपिक्स आर कंसर्न। वैसे तो बहुत सारे पाथ होते हैं, इनमें से एक पाथ जो है ना आगे चल के मैं बताऊंगा, और एक अभी मैं बता रहा हूँ कि जब भी हमने ना इंटीग्रेशन अराउंड अ सर्कल करनी होती है, नजर आ रही है अभी स्क्रीन आपको? यस ये सर। मेरा पेंट ब्रश नजर आ रहा है सबको कि नहीं आ रहा? हाँ, तो अगर हमें जब भी जो है ना किसी सर्कल के ऊपर इंटीग्रेशन करनी है ना, तो हम एक फंक्शन डिफाइन करते हैं रो ई रेज़ टू द पावर आयोटा टी। टी आपका वेरी करता है 0 से लेकर 2 पाई तक, ठीक है? तो ये इस तरह का एक सर्कल होता है ओरिजिन पे, वो बन जाता है इससे। तो हमें जब भी इंटीग्रेशन करनी होती है तो हम एफ ऑफ जेड ऑफ टी पुट करते हैं, साथ में जो है ना उसका जो डेरिवेटिव होता है ना जेड ऑफ टी का, वो पुट करते हैं, और डी टी, इस तरह से हम इंटीग्रेशन करते हैं अराउंड द पाथ। टी आपका जो है वो टी नॉट से टी वन तक, या जो अब 0 से लेकर 2 पाई तक इस केस में आप इंटीग्रेट करेंगे, ये हमारा टोटल काम है जब हम सेकंड मेथड से इंटीग्रेशन करते हैं। अच्छा अब ये सर्कल मैंने डिफाइन कर दिया, तो सर्कल जो है इस सर्कल का सेंटर जो है ओरिजिन के ऊपर है। अगर मैं कहूँ जी कि मेरा जो सर्कल है उसका सेंटर ओरिजिन के बजाय किसी और जगह पे हो, जेड नॉट पे हो, तो मैं जेड नॉट साथ जमा कर दूंगा इस तरीके से इसके, ठीक है? अब आपका सर्कल जो है वो
जेड नॉट पे हो गया, इसकी रेडियस रो के बराबर है, वो जेड नॉट पे लोकेटेड है। तो इस तरह का सर्कल जो है उस पर जो है अगर आप इंटीग्रेट करना चाहें तो उसका ये तरीका है। तो उसके लिए मैंने जो है वो इक्वेशन क्या कहते हैं बनाई है। ये आयशा यासिर ने ज्वाइन किया। अच्छा आयशा यासिर, आपको आवाज आ रही है मेरी? यस सर। जी अच्छा, ये आपके पास जो है क्या कहते हैं, अब हमारा जो फंक्शन था एफ ऑफ जेड इस एग्जांपल में वो जेड माइनस जेड नॉट रेज टू द पावर एम था, इसको हमने इंटीग्रेट करना था इसके अराउंड, इस फंक्शन को इस सर्कल के अराउंड इंटीग्रेट करना था। तो उसका तरीका ये था कि हम जो है एफ ऑफ जेड डी जेड को लिखते हैं कि टी इज इक्वल टू 0 से 2 पाई तक, ठीक है, एफ ऑफ जेड ऑफ टी, ठीक है। तो जो जेड है उसमें हम ये वाला जेड जो पाथ हमारा था वो सब्स्टिट्यूट कर देंगे इसमें, ठीक है, और उसके बाद साथ इसका डेरिवेटिव जो है वो लिख देंगे। यानी दो चीजें, एक तो ये जेड सब्स्टिट्यूट करने के बाद एक चीज आएगी, दूसरा जो है जो जेड का डेरिवेटिव है वो उसके साथ आएगा और वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन टी हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो ये काम जब हम करते हैं तो ये हमारे पास आ जाती है 0 से 2 पाई तक और जेड नॉट प्लस रो ई रेस टू द पावर आयोटा टी, ये हमने z की जगह सब्स्टिट्यूट कर दिया, ठीक है, माइनस जेड नॉट जो पहले से मौजूद था रेस टू द पावर m और फिर आगे z का डेरिवेटिव। अब इसका अगर आप डेरिवेटिव लेते हैं z डॉट में लिखता हूँ उसको, डेरिवेटिव जो है इसका, तो डी जेड नॉट कॉन्स्टेंट है, कट जाएगा, और इसको जब हम डिफरेंशिएट करेंगे दूसरी टर्म को तो ये आयोटा नीचे होता रहेगा, आयोटा रो ई रेस टू द पावर आयोटा टी, ये चीज आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको लिख देंगे, आयोटा साथ आ जाएगा इसका, एंड dt इज अ वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। तो टोटल जो काम अभी तक हुआ है ना, जिसका मैंने पूछा था आपसे, वो ये काम हुआ है, ये चीज हमने बनाई है। अब इसके अंदर जो है आप देखें ये जेड नॉट और जेड नॉट कैंसिल हो जाएगा, इसमें से थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो लेट्स सी आगे क्या होता है इसमें। यहाँ तक जो है ना, इस स्टेप से लेके इधर तक हमने ये काम किया है। तो इसमें पावर भी इसकी m आ रही है, आई आयोटा एम टी आ जाएगी, z माइनस जेड नॉट रेस टू द पावर m था तो m वहां से आया है। अब ये जो चीज बनी है इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, इसमें से पहले कांस्टेंट्स को आप इंटीग्रल से बाहर ले जाएं, रो रेस टू द पावर m कांस्टेंट है, ये वाला रो भी कांस्टेंट है, आयोटा भी कांस्टेंट है, ये सब बाहर चले जाएंगे, पीछे सिर्फ ये e रेस टू द पावर आयोटा m+1, यहाँ वाला आयोटा और ये दोनों जो जमा होकर उनकी मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, तो उनकी पावर जमा हो जाएगी, इसको हमें इंटीग्रेट करना होगा। तो आप लोग जरा पेपर पे निकाल के इंटीग्रेशन करें इसकी स्टेप की सब लोग, और ग्रुप पे जो है वो स्क्रीनशॉट शेयर तस्वीर शेयर कर दीजिएगा जो भी इंटीग्रेशन आपने की है। ये मैंने इंटीग्रेशन लास्ट क्लास में करवाई भी थी आप लोगों को, इफ यू कैन रिकॉल। तो इसको अगर आप जो है इंटीग्रेट करेंगे इसको, जब आपका जो है ये m के -1 के बराबर है, उस सूरत में क्या होगा कि रो जो है वो रो रेस टू द पावर 0 के 1 हो जाएगा और ये भी 1 आ जाएगा, सीधा सीधा आंसर 2 पाई आयोटा निकल आएगा। जब m -1 के बराबर है, आप सब्स्टिट्यूट कर लें तो ये m जो है खत्म, ये आर्ग्यूमेंट में जो m+1 है ये 1 -1+1 0 होकर खत्म हो जाएगा। तो पीछे ये आप जब इसको इंटीग्रेट करेंगे cos 0 1 होता है, साइन जो है वो आपके पास 0 हो जाएगा। जब आप इसको इंटीग्रेट करते हैं तो 2 पाई आयोटा इसका निकल आता है, ठीक है। इसको जरा करके देखें कि मुझे ये लास्ट क्लास में भी हमने बात की थी इसकी। और जब ये m के बराबर नहीं होता उसको भी हम नेक्स्ट देखते हैं। फर्स्ट आप ये जरा m को -1 रख के जरा इंटीग्रेशन का रिजल्ट निकाल के मुझसे शेयर करें व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर तस्वीर उसकी। ठीक है जी, करें इसकी इंटीग्रेशन। आयोटा इसको अगर इधर ले जाएं हम, इसकी मैंने इंटीग्रेशन करने का कहा है ना, तो एक मिनट, तो ये जब आप इसकी इंटीग्रेशन m को रखेंगे -1, उस सूरत में क्या बनेगी, पुट m इज इक्वल टू -1, तो ये आपका जो है बन जाएगा इज इक्वल टू आयोटा रो रेस टू द पावर 0, t 0 से 2 पाई तक है, e रेस टू द पावर आयोटा और 0 t dt।
दैट विल बी इक्वल टू आयोटा 0 से 2 पाई तक dt, दैट इज इक्वल टू आयोटा t 0 2 पाई, दैट विल बी 2 पाई आयोटा माइनस 0 इज इक्वल टू 2 पाई आयोटा। ये इंटीग्रेशन है इसकी। जब आप m को जो है वो रखेंगे नॉट इक्वल टू -1, फिर क्या होगा तो वो आप देखें नेक्स्ट। जब हम m को -1 नहीं रखते, -1 के इक्वल नहीं रखते, तो उस सूरत में ये -1 है, इसको नोट कर ले, ये m इज नॉट इक्वल टू -1 क्योंकि मसला -1 से स्टार्ट हो रहा था। तो उस सूरत में क्या हो रहा है कि ये आपके पास जो है दोनों टर्म को, रियल और इमेजिनरी पार्ट को अगर अलग अलग इंटीग्रेट कर लें तो वी गेट दिस थिंग कि साइन m+1t को जब आपने इंटीग्रेट किया तो और फिर लिमिट्स आपने लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन पुट कर दी, तो m+1 टाइम्स 2 पाई, अगर m इवन है या ऑड है, यहाँ पर तो 0 आ गया, कॉज ऑफ 0 क्या होता है, वो 1 के बराबर होता है, तो उस सूरत में तो ये 1 आ गया। अब यहाँ वाले के ऊपर फोकस करें, यहाँ पर 2 पाई से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं m+1 को। m अगर इवन है, मिसाल के तौर पे 2 है, तो ये हो जाएगा 2+1 3, साथ 2 मल्टीप्लाई होगा तो 6 हो जाएगा, 6 पाई आ जाएगा। और अगर m आपका जो है वो ऑड नंबर है, मिसाल के तौर पे 1 है, तो 1+1 2 है, 2 2 4, वो अगेन इवन आ जाएगा। दोनों सूरतों में इवन नंबर मल्टीप्लाइड बाय पाई आ जाएगा, विच इज ऑलवेज इक्वल टू व्हाट। कोई भी बताए मुझे। इंशाअल्लाह जुल्फिकार आप हैं ऑनलाइन तो बताएं इसका आंसर। अब्दुल्ला शफीक, इंशा, अब्दुल्ला आमिर, अब्दुल मालिक, हमीद, आप हैं तो आप इसका आंसर बता दें यार। जिनके मैं नाम कॉल कर रहा हूँ मुझे रिस्पांस चाहिए, मैं नोट कर रहा हूँ वैसे आप लोगों का रिस्पांस आगे से। आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? सर आपकी आवाज़ आ रही है। मैं स्टार्ट में ज्वाइन किया था लेकिन फिर मेरा नेट के इशू की वजह से कट गया था, तो अब देख रहा हूँ लेकिन मुझे उस तरह से समझ नहीं आ रही। अभी तो ज्वाइन कर लिया ना आप, अभी तो ज्वाइन कर लिया और आवाज जी भी आ रही है, सर। तो सवाल का जवाब बता दें। सवाल का जवाब बता दें कि यहाँ पर आपके पास जो है, हमने इसको जब इंटीग्रेट किया साइन को, तो ये चीज़ हमारे पास आई, तो ये तो हमें समझ में आ रहा है कि कॉज ऑफ 0 इज 1। तो यहाँ पर क्या हो रहा है पहले वाले टर्म के अंदर, m+1 2 पाई अपॉन m+1। लिमिट्स पुट की नहीं cos 2 पाई हो जाएगा। लिमिट्स पुट किए, लेकिन लिमिट्स पुट करने के बाद जो है वो क्या निकल के आ रहा है आंसर इसका, इस सर cos यहाँ 2 जहाँ पाई मैंने को कर्सर रखा हुआ है। सर असल में ये m+1 और m+1 कैंसिल हो जाएंगे तो cos 2 पाई 1 हो जाते हैं। यस जी सर cos 2 पाई m+1 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 जो है ना, m+1 जो है वो कैंसिल का बात तो मैं से एग्री नहीं करते, लेकिन ये है कि m अगर आपके पास आपने जो है ना वो m को -1 के अलावा कोई भी नंबर रखा है, तो इट कैन बी इवन या ऑड नंबर। इवन नंबर हो या ऑड नंबर हो, दोनों सूरतों में जब m+1 करके 2 से मल्टीप्लाई करेंगे रिजल्ट में इवन नंबर मिलेगा। इवन नंबर मल्टीप्लाइड बाय पाई जो है वो हमेशा आपके पास +1 आता है। अगर ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे पाई को तो उस सूरत में -1 आता है, लेकिन इस सूरत में सिर्फ आपके पास +1 आएगा। तो +1 और यहाँ पर जो है ये आपके पास 1 आ रहा था, तो 1 - 1 इज 0, वी गेट 0। तो ये पहला जो टर्म इसकी हो गई, इसको आप इंटीग्रेट करेंगे तो वो 0 हो जाएगा। इसी तरह जब कॉस को आप इंटीग्रेट करते हैं इस तरह से, तो वो साइन बन जाता है। इसके अंदर आप साइन को किसी भी, कोई भी नंबर हो साइन आपका, इवन या ऑड नंबर, 2 पाई से वो मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका साइन हमेशा 0 ही होगा। और दूसरा 0 है, साइन 0 0, तो 0 और 0 आ जाएगा, इसका आंसर भी 0 आ जाएगा। तो नेट रिजल्ट इसका जो निकल के आता है, जब आपका m-1 के बराबर है तो दिस इंटीग्रल इज इक्वल टू 2 पाई आयोटा, और जब -1 के बराबर नहीं है तो उस सूरत में तमाम नंबर्स में तमाम m की वैल्यूज इसमें -1 के बराबर नहीं है, आंसर इसका हमेशा 0 आएगा। तो ये जो है ना, इस सवाल में ये करना था बेसिकली हमें। अब जो है आप लोगों को मैंने ये लास्ट टाइम भी असाइन किया था, इसकी स्क्रीनशॉट ले लें जो अभी नजर आ रहा है। ये प्रॉब्लम सेट है क्रेजिक का, इसका 10th एडिशन का, पेज नंबर 651। वहाँ से जो है ना आप इन सवालों को ट्राई करें, सॉल्व करें इसको। और अगर किसी किस्म की कोई डिफ़िकल्टी होती है ना तो यू कैन कंसल्ट मी, बट इसको सॉल्व आपने करना है लाजमन।
ठीक है, प्रॉब्लम नंबर 14.1 पेज नंबर 651 ऑफ क्रेजिक बुक। इनको सॉल्व करें और उसके बाद फिर इफ यू फाइंड एनीथिंग डिफिकल्ट इन इट यू कैन कंसल्ट मी, अगर कोई सवाल सॉल्व नहीं हो रहा आपसे। अब हम एक नया और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं विच इज ऑन पेज 625 ऑफ अरविंद क्रेजिक। अरविंद क्रेजिक की जो बुक है इसके पेज नंबर 625 के ऊपर है। ठीक है, दीज आर कॉल्ड कॉशी रीमैन इक्वेशंस। क्या नाम है इसका? कॉशी आप रीमैन लोगों की तरफ से, हाँ आप लोगों की तरफ से किसी एक बंदे का रिस्पांस आ जाना चाहिए आगे से, कि पता चले कि भाई पढ़ रहे हैं आप लोग। कॉशी रीमैन इक्वेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज कॉशी रीमैन इक्वेशन से हमें ये पता चलता है कि आपका गिवन फंक्शन एनालिटिक है कि नहीं। अगर कॉशी रीमैन इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए तो गिवन फंक्शन एनालिटिक है, और अगर एनालिटिक है तो आप फर्स्ट मेथड ऑफ इंटीग्रेशन यूज कर सकते हैं। यू आर अलाउड टू डू द यूज द फर्स्ट मेथड। और अगर वो एनालिटिक नहीं है तो उस सूरत में आपको जो है सेकंड मेथड यूज करना पड़ेगा। ठीक है, सेकंड मेथड जो है वो मतलब ये कि पहला मेथड के ऊपर शर्त ये लगी हुई है कि आप उसको सिर्फ तभी यूज कर सकते हैं व्हेन द गिवन फंक्शन इज एनालिटिक। और अगर एनालिटिक है तो उसका पता कैसे चलेगा? बाय यूजिंग द कॉशी रीमैन इक्वेशंस। अब ये कॉशी रीमैन इक्वेशंस कहती क्या हैं आपसे जरा इसके ऊपर गौर कर लें। अगर आपको एक फंक्शन एफ ऑफ जेड दिया हुआ है जिसको ये डब्ल्यू कह रहे हैं, कॉम्प्लेक्स फंक्शन, कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन, इसमें एक रियल पार्ट है u और एक इमेजिनरी पार्ट है। u इज फंक्शन ऑफ x एंड y, v इज आल्सो फंक्शन ऑफ x एंड y। u इज अ फंक्शन जो है ये आपके पास v जो है आयोटा जो आपके पास आ रहा है ना वो v के साथ आ रहा है। अच्छा, अब ये जो फंक्शन आपके पास है इसको आपने इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेना है। ये जो फंक्शन होगा u ये x और y की मदद से बना हुआ है, बिकॉज जो z होता है z किससे बनता है? x और y से बनता है। x एंड y आर रियल नंबर्स। x प्लस आयोटा y, x प्लस आयोटा y जो है वो आपके पास z बनता है x प्लस आयोटा y से। उसी उसकी मदद से आपने u बनाया हुआ है, उसी की मदद से आपका v बना हुआ है। अच्छा, अब ये करते क्या है हम? वी टेक द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u एंड v। तो जब ये u x मैंने लिखा हुआ है, दिस इज पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ दिस u विद रिस्पेक्ट टू x, और वी वाई जो लिखा हुआ है दिस इज पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू y। तो दूसरा काम ये करते हैं कि u y निकालते हैं, दिस इज द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू y, एंड v x जो लिखा हुआ है दिस इज द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू x। समझ आई? तो इक्वेशन आपसे ये कहती हैं कि जब u का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x v का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y के बराबर हो जाए, एक बात, और दूसरी बात भी हो जाए, दोनों होना जरूरी है, दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई होना, कि u को आप y के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करें, जो चीज़ मिली वही चीज़ आपको मिली जब आप v को x के रिस्पेक्ट से पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे और माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर ये इसके बराबर आ जाता है और दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई होती है, देन योर गिवन फंक्शन इज एनालिटिक। क्या समझे? कोई मुझे जरा इसको रिपीट करके बता दे कि कैसे पता चलेगा हमें कि एनालिटिक है कि नहीं है। कोई भी वॉलंटियर करे अपने से। तो अगर आप लोग वॉलंटियर नहीं करेंगे तो फिर पूरी क्लास जो है ना उसका इमेज खराब होगा। देखें, अब आप लोगों की तरफ से पैसिव किस्म का रिस्पांस आ रहा है, दिस इज नॉट गुड। अब लोग जो है अब ये एग्जाम्पल पे तवज्जो रखें अपनी, और साथ साथ अपनी नोटबुक्स निकालें और इसको जो है सॉल्व करने की कोशिश करें साथ साथ, विदाउट सिर्फ लिखने से, देखने से, सुनने से समझ में नहीं आएगा, बल्कि यू हैव टू राइट इट ऑन पेपर एंड सॉल्व इट, देन ओनली यू विल अंडरस्टैंड। इस एग्जांपल में आपको जो फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ जेड जो है वो एक्स जेड स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, और हमने मालूम करना है कि ये एनालिटिक है कि नहीं है। इसके लिए हम पहले स्टेप में क्या करेंगे, जेड को एक्स प्लस आयोटा वाई सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ये और स्क्वायर को खोल दिया, इसमें से रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग कर लिया। ठीक है, और ये याद रखिए, देखिए नोट करें, ये जो है ना एक्स आ रहा है और वाई आ रहा है, और इधर भी एक्स और वाई आ रहा है, आयोटा इसमें हमने अलग कर लिया है, यू प्लस आयोटा वी होता है। इसको पार्शियल डेरिवेटिव लिया है एक्स की रिस्पेक्ट से, तो वाई इसके अंदर जो है वो कांस्टेंट के तौर पर ट्रीट होगा, तो ये बन गया 2x। v का पार्शियल डेरिवेटिव लिया है y की रिस्पेक्ट से, तो x कांस्टेंट के तौर पर ट्रीट हुआ, तो ये आपके पास आ गया 2x। दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, ux इज इक्वल टू vy, एक इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई।
अब दूसरी इक्वेशन जो है उसी पे यही काम करेंगे, u को y के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट किया, x कांस्टेंट के तौर पर ट्रीट हुआ, ये -2y आ गया। फिर आपने vx को जो है इसको v को x के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट किया, विच इज 2xy को डिफरेंशिएट किया तो 2y आ गया, और -1 मल्टीप्लाई कर दिया साथ तो -2y आ गया। अब ये दोनों को कंपेयर करें, दे आर इक्वल, तो देयरफॉर बोथ इक्वेशंस आर सेटिस्फाइड एंड द गिवन फंक्शन इज एनालिटिक। ठीक है, नाउ लेट्स सॉल्व इट सेपरेटली दोबारा से। देखिए आपके पास f ऑफ z, आप मुझे बताएं कि साथ साथ आप लोग बताएं f ऑफ z किसके इक्वल है जो गिवन है आपको? z स्क्वायर, z स्क्वायर के। ठीक है, और मैं कहता हूँ z मेरा जो है वो x प्लस आयोटा y के बराबर है। ठीक है, अच्छा अब मैं इसको इसमें सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ इसको, f ऑफ z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y का स्क्वायर, स्क्वायर आप खोल दें ब्रैकेट इसके, प्लस आयोटा स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 2xy आयोटा, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर प्लस आयोटा 2xy। तो इसका ये रियल पार्ट है और वो इमेजिनरी पार्ट है u प्लस आयोटा v। सही है जी, तो u आपके पास आ गया x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और v किसके बराबर आ गया 2xy के। अब हमें फाइंड करना है ux इज इक्वल टू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ ux uy vx vy, ये सारी चीजें हमें निकालनी है। ठीक है, तो इसको हमें x के रिस्पेक्ट से u को डिफरेंशिएट करूंगा, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो ये आ जाएगा मेरे पास पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर माइनस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ x वाई स्क्वायर, दूसरी टर्म जीरो हो जाएगी, y कांस्टेंट के तौर पर ट्रीट होगा और पहला वाला 2x बन जाएगा। इसी तरीके से आप uy निकालें, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, इसके जब आप पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं x स्क्वायर माइनस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ y स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपके पास, क्या आ जाएगा, ये चीज जीरो हो जाएगी और 2x, दूसरा आ जाएगा माइनस 2y, ये आ जाएगा ना। अच्छा इसी तरीके सर से 2x vx निकालें, क्या कह रहे हैं? ये सर 2x नहीं आना चाहिए। कहाँ पे? इधर? ठीक है सर, वो y के रिस्पेक्ट से सही है सर, समझ आ गई। तो vx जो है वो आपके पास, अब v जो है वो आपका 2xy है, 2xy को हम डिफरेंशिएट करेंगे, जब 2xy को डिफरेंशिएट करेंगे तो x इज वेरिएबल हियर, y और 2 कांस्टेंट है, तो 2y इसका आंसर निकल आएगा। और इसी तरह vy आप करेंगे तो पार्शियल डेरिवेटिव इसका जो है 2xy, y के रिस्पेक्ट से करेंगे तो 2x निकल आएगा। अब आपकी जो इक्वेशंस है ना वो जरा दोबारा से देखें क्या थी। एक आपकी इक्वेशन है ux इज इक्वल टू vy, ठीक है, ux इज इक्वल टू vy, ये हमने चेक करना है ux इज इक्वल टू vy है कि नहीं। तो ux आपका जो है वो 2x है और vy 2x है, तो फ्रॉम इनके नंबर दे दें आप 1 2 3 और 4, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 4, ठीक है, इक्वेशन नंबर 4 आपकी 2x है और वो भी 2x है, तो वी हैव 2x इज इक्वल टू 2x। तो पहली आपकी इक्वेशन जो है कॉशी रीमैन की सेटिस्फाई हो गई है। ठीक है, और इसके बाद अगला आप लिखें, आगे आपने कौन सी इक्वेशन से चेक करनी होती है, वो करनी होती है वी वाई इज इक्वल टू माइनस वी एक्स, यू वाई इज इक्वल टू माइनस वी एक्स, यू वाई इज इक्वल टू माइनस वी एक्स। ठीक है, यू वाई इज इक्वल टू माइनस वी एक्स। तो फ्रॉम, अब यू वाई वाली कौन सी है आपकी, वो आपकी 2, नंबर 2 है, हाँ, फ्रॉम 2, और वी एक्स आपके पास जो है उसको आप -1 से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, तो इस बेहतर ये है कि आप इसको, इस इक्वेशन को ना आप इसे एक स्टेप और लिख दें इसमें कि माइनस वी एक्स इज इक्वल टू माइनस 2y, तो वो आपकी इक्वेशन नंबर 3 है। एंड इक्वेशन नंबर 3, तो -2y इज इक्वल टू -2y, मैंने इसको vx से -vx बनाया है और फिर -2y लिखा फिर उसको इक्वेट किया। आप अगर इधर देखें ना, ये आपके पास है uy इज इक्वल टू -vx, हमने सिर्फ खाली vx नहीं बल्कि -vx की इक्वेशन बनानी है, उसको हम इस्तेमाल करेंगे। तो -2y इज इक्वल टू -2y, तो ये दोनों सेटिस्फाई हो जाती है, तो मैं आखिर में लिख दूंगा कि
बोथ एक कॉशी रीमैन इक्वेशंस, ठीक है। कॉशी रीमैन इक्वेशंस की स्पेलिंग आप देखें, कॉशी रीमैन इक्वेशंस के स्पेलिंग होते हैं CAUCHY RIEMANN, ठीक है। बोथ कॉशी रीमैन इक्वेशंस आर सेटिस्फाइड। तो इसका मतलब ये है, फाइनल इसका आंसर क्या होगा कि आपका जो गिवन फंक्शन है वो क्या एनालिटिक है, एनालिटिक है। गिवन फंक्शन इज एनालिटिक। तो ये इतनी सी बस छोटी सी चीज है, ये आप करेंगे तो आपको पता चल जाएगा एनालिटिक है। एनालिटिक है तो आप कौन सा मेथड ऑफ इंटीग्रेशन यूज करने की आपको इजाजत मिल जाएगी। सेकंड मेथड। और खुदा का खौफ करें यार, चाहे फर्स्ट मेथड आसान है। फर्स्ट मेथड एनालिटिक फंक्शंस के लिए यूज होता है। दूसरा मेथड जो है ना, जिसमें आपको पाथ रखना पड़ता है, वो उसके अंदर ज्यादा आपको पाथ बनाना पड़ता है, फिर डेरिवेटिव लेना पड़ता है, तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। तो आपका काम आसान हो जाता है। एनालिटिक फंक्शन है तो आप पहला मेथड यूज कर सकते हैं इसमें। ये अब आप देखें ना जरा दोबारा वापस इसमें एक नजर। सेकंड मेथड, नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू एनालिटिक फंक्शंस, ठीक है। नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू एनालिटिक फंक्शंस का मतलब ये है कि नॉन एनालिटिक फंक्शंस के लिए भी यूज हो सकता है। जो पहला मेथड है, मैंने सवाल बेसिकली आपसे पूछा था कि आपको क्या करने की इजाजत मिल सकती है, तो उसका मतलब जवाब ये फर्स्ट मेथड यूज करने की इजाजत मिलती है। फर्स्ट मेथड जो है, लेट एफ ऑफ जेड बी एनालिटिक इन सिंपल कनेक्टेड डोमेन। पहला मेथड एनालिटिक का है। जब फंक्शन आपका एनालिटिक है तो यू आर अलाउड टू यूज द फर्स्ट मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, विच इज सिंपली आप उसको डी जेड के साथ इंटीग्रेट करके लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन पुट करें, रिजल्ट निकल आएगा। तो दूसरा मेथड कॉम्प्लिकेटेड है, it is not restricted to analytic functions, you can use it for analytic functions as well, you can use it for non analytic functions। तो दूसरा मेथड जो है थोड़ा सा एक समझ ले जनरलाइज मेथड है, और जो है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। तो दूसरे मेथड से ऑल्दो आप सॉल्व कर तो लेंगे, पर जरूरत नहीं है ना। जब आपका एनालिटिक है, हमने मालूम कर लिया एनालिटिक है, फर्स्ट मेथड यूज करें सीधा सीधा। तो ये इसका तरीका होगा कि पहले आप चेक करेंगे वेदर द गिवन फंक्शन इज एनालिटिक और नॉट। इफ इट इज एनालिटिक देन यूज द फर्स्ट मेथड, अदरवाइज यूज द सेकंड मेथड। ये आपने फॉलो करना है तरीका। अब ये हमारे पास जो है एक फंक्शन दिया हुआ है, ये आपका दिस इज प्रॉब्लम सेट 14.1, पेज नंबर 651 ऑफ क्रेजिक की किताब के पेज 61 पे दिया हुआ है। उसमें वो फंक्शन है कि रियल ऑफ जेड डी जेड को इंटीग्रेट करना है। C is a simplest shortest path from 1 plus iota to 3 plus 3 iota, ठीक है। अब इसको देखेंगे ये एनालिटिक है नहीं है, इस सवाल में ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा। और उसके बाद फिर आप इसके लिए जो है फर्स्ट मेथड यूज नहीं कर सकते, सेकंड मेथड यूज करेंगे। सेकंड मेथड में आपको z ऑफ t बनाना पड़ता है। अब ये दूसरा z ऑफ t बनाने का तरीका, एक तो मैंने सर्कल के जरिए से आपको बता दिया था, दिस इज द सेकंड वे ऑफ मेकिंग द पाथ। इसके लिए हमेशा आप ये करेंगे कि आपका इनिशियल पॉइंट z0 है, फाइनल पॉइंट z1 है। इनिशियल पॉइंट 1 प्लस आयोटा z0 है और 3 प्लस 3 आयोटा z1 है। तो इधर से आप एक स्ट्रेट लाइन कैसे बनाते हैं, z1 माइनस z0 लेंगे, उनका डिफरेंस, इसको आप t से मल्टीप्लाई कर देंगे और इनिशियल पोजीशन के साथ जमा कर देंगे। इनिशियल पोजीशन प्लस द डिस्टेंस कवर्ड इन t टाइम, आप इस तरह से डिस्टेंस समझ लें इसको, t टाइम के अंदर ये डिस्टेंस कवर हुआ और z0 इसका इनिशियल पॉइंट था। तो इनिशियल पॉइंट प्लस द डिस्टेंस इनटू टाइम, तो इससे आपके पास शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन पाथ बन जाएगा बिटवीन z0 एंड z1। अब इसकी आप वो वैल्यूज निकाल लें कि जब t 0 होगा तो इसकी z0 की वैल्यू आ जाती है कि नहीं, वेरीफाई कर दिया हमने कि जब आपका t 0 है तो z0 आ गया, जब t आपने 1 रखा तो z1 आ गया। एंड ये अभी हम सॉल्व करेंगे, डोंट वरी। तो इससे आपने इसका फिर जब ये इक्वेशन बना ली, इसमें वैल्यूज z1 z0 की जो गिवन थी सब्स्टिट्यूट कर दी, वी गेट दिस थिंग। फिर आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे t की रिस्पेक्ट से एक दफा, फिर ये डेरिवेटिव और z दोनों को आपने इस्तेमाल करना है। z पुट करेंगे आप फंक्शन में, वो हमने पुट किया विच इज रियल ऑफ z, विच मींस दैट x ऑफ t में मिल गया 1 प्लस 2t, इमेजिनरी पार्ट खत्म हो गया इसका। फिर हमने z का डेरिवेटिव लिया तो 2 प्लस 2 आयोटा आ गया। देन वी आर यूजिंग दीज टू थिंग्स, 1 प्लस 2 आयोटा और ये दूसरा जो है, इसको हम इसमें रख के इंटीग्रेट करेंगे। एंड आफ्टर इंटीग्रेशन जो है हमारे पास इसका जो है रिजल्ट आ जाएगा 4 प्लस आयोटा। नाउ लेट अस ट्राई टू सॉल्व इट।
इसको एक दफ़ा अपने सवालों को ना जब सॉल्व करने बैठते हैं तो एक दफ़ा ओवरव्यू लिया करें सवाल का किया कैसे है, फिर उसके बाद उसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें। तो अब मुझे आप लोगों ने साथ साथ बताना होगा कि क्या क्या हो रहा है इसमें। तो हमारा जो फंक्शन है अच्छा जी, फंक्शन हमारा क्या था, सवाल क्या था, क्वेश्चन जरा क्वेश्चन लिखवाएं। क्वेश्चन क्या था भाई, क्वेश्चन बताएं मुझे। अबू बकर सियार, व्हाट वाज द क्वेश्चन? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी या नहीं आ रही? सर आ रही है। हाँ तो मुझे बताएं ना फिर क्वेश्चन क्या था यहाँ पे जो लिखना है मैंने। नोट डाउन नहीं किया आप लोगों ने? साथ साथ सवालों को नोट डाउन करें। क्वेश्चन जो मैंने आपको कराया वो रियल ऑफ जेड डी जेड इज इक्वल टू, ये इसको डी जेड इसको हमने इंटीग्रेट करना था, और सी जो है इज द शॉर्टेस्ट पाथ। शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम वेयर? 1 प्लस से लेके 3+3 आयोटा तक, ठीक है। अच्छा अब सबसे पहले ना आप ये करेंगे कि चेक करेंगे वेदर इट इज एनालिटिक और नॉट। तो हमारा जो एफ ऑफ जेड है दैट इज रियल ऑफ जेड, जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। तो दिस इज रियल ऑफ एक्स प्लस आयोटा वाई एंड दैट इज इक्वल टू एक्स। तो हमारा जो W यानी दिस इज अ W विच इज इक्वल टू U प्लस आयोटा V। तो U जो है वो x के बराबर है और V किसके बराबर है? आई वॉन्ट क्लास पार्टिसिपेशन है यार, कि आप लोग अपने माइक ऑन करके प्रॉम्प्टली जवाब दें। तो V किसके बराबर है? V इज इक्वल टू 0। 0। तो अब हम ux इसका निकालेंगे। ux पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x है, तो x को x के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करें 1 आ जाएगा। ux इज इक्वल टू वी वाई, पहली हमारी जो इक्वेशन कहती है ux शुड बी इक्वल टू वी वाई, ठीक है। तो हमने ux निकाल लिया, वी वाई किसके बराबर होगा? v को रिस्पेक्ट y की रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करेंगे, v इज 0, सो v डिफरेंशिएट 0 0 ही आएगा। तो हम कहेंगे कि दिस इम्प्लाइज दैट ux इज नॉट इक्वल टू वी वाई। एक बात हो गई। अब दूसरी बात जो है, दूसरी इक्वेशन लिख लें कि वो क्या कहती है हमसे। दूसरी इक्वेशन होती है आपकी वी यू ये दूसरी इक्वेशन आपकी जो है ना ये वाली यू वाई इज इक्वल टू माइनस वी एक्स, यू वाई इज इक्वल टू माइनस वी एक्स। तो यू वाई इज इक्वल टू माइनस वी एक्स, यू वाई निकालें, यू वाई इज इक्वल टू पार्शियल डेरिवेटिव यू का विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो यू इज एक्स विच इज इक्वल टू 0, और वी एक्स जो है पार्शियल डेरिवेटिव वी का विद रिस्पेक्ट टू एक्स विच इज 0। तो बज़ाहिर ही आपको सेटिस्फाई होती नज़र आ रही है, पर एक्चुअली पिछली इक्वेशन तो सेटिस्फाई नहीं हुई, इसलिए हम उसको एनालिटिक नहीं कह सकते। तो ऑल्दो इट इज अपेरेंटली सेटिस्फाइड बट दिस इक्वेशन इज नॉट सेटिस्फाइड, तो देयरफॉर दोनों का इक्वेशन का सेटिस्फाई होना जरूरी है। तो देयरफॉर आप ये कहें कि नॉट एनालिटिक बिकॉज इक्वेशन नंबर 1 इज नॉट सेटिस्फाइड, ठीक है। ये नोट कर लें इस बात को, ऑल्दो बेशक बज़ाहिर दूसरी इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, नॉट एनालिटिक, तो ये आपका एनालिटिक नहीं होगा। तो आप ये कहेंगे, ये सारे स्टेप्स आपने लिखने होंगे सॉल्यूशन में कि सो वी कांट यूज फर्स्ट मेथड, फर्स्ट मेथड नहीं यूज कर सकते हम, ठीक हो गया। इसको स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप पे शेयर कर दें प्लीज।
कर दिए शेयर आप लोगों ने ग्रुप पे यार? शेयर हो गया कि नहीं हुआ? कर दिया सर एक बार रिपीट कर दें। हो गया सर, शेयर कर दिया। देखें इसके अंदर जो है ना, हमने किया ये है सवाल में कि सबसे पहले मैं रेड से मार्क लगाता जाता हूँ, रेड से। एक मिनट। सबसे पहले तो आपको ये फंक्शन गिवन था, ये इस तरीके से इसको इंटीग्रेट करना था हमने, और साथ में उन्होंने कहा कि सी इज शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम हेयर टू हेयर। इसको आप कह लें जेड नॉट, बाद में हम जेड नॉट का नाम देंगे, इसको जेड वन का। कॉन्स्टेंट्स को जेड नॉट जेड वन से रिप्रेजेंट करते हैं, वेरिएबल्स को जेड ऑफ टी। इसको हमने इंटीग्रेट करना है, ये हमारा मसला है असल में। अब हमारी कोशिश यही होगी कि हम आसान मेथड से, फर्स्ट मेथड से इंटीग्रेट करें अगर पॉसिबल है तो। पहले तो हमने चेक करना है कि कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, अलाउड है कि नहीं है। तो देयरफॉर हम क्या करेंगे, इसकी एनालिटिसिटी चेक करेंगे। तो आप यहाँ पे एक हेडिंग बेशक डाल दें, चेकिंग एनालिटिसिटी। ठीक है, एनालिटिक है कि नहीं। ठीक है, तो इसमें ये फंक्शन है डब्ल्यू एफ ऑफ जेड, रियल ऑफ जेड इज इक्वल टू, ये आपने जो है ना जेड हमारा एक्स प्लस आयोटा वाई होता है, ये हमने रखा है। ठीक है, इट्स अंडरस्टूड एक्स प्लस आयोटा वाई के बराबर होता है। तो रियल पार्ट ऑफ जेड, रियल पार्ट ऑफ एक्स प्लस आयोटा वाई विच इज इक्वल टू एक्स, और ये चीज बाय डेफिनेशन एफ ऑफ जेड डब्ल्यू होता है। तो और डब्ल्यू बराबर होता है यू प्लस आयोटा वाई के बराबर। तो हमने इसके साथ इक्वेट किया इसको। तो यहाँ से हमारे पास आ गया रियल पार्ट इसका जो है वो एक्स है, और इमेजिनरी पार्ट है नहीं, तो विच मीन्स दैट वी इज जीरो। ठीक है, तो एक्स रियल पार्ट यू हो गया, और इमेजिनरी पार्ट वाला जो है इसमें आयोटा हटा के जो चीज पीछे बचती है वो चीज आपकी जीरो के बराबर है इस केस में, क्योंकि एक्स ही खाली यहाँ पे मौजूद है। हमने अब इक्वेशंस दो सेटिस्फाई चेक करनी होती हैं, एक ये वाली यू एक्स इज इक्वल टू वी वाई, और दूसरी इक्वेशन आपकी होती है यू वाई इज इक्वल टू माइनस वी एक्स। ये दो इक्वेशन चेक करनी होती है। अब यू एक्स क्या चीज है, इट्स पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसको यू को आप एक्स की रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करें। यू हमारा एक्स है, एक्स को एक्स के साथ किया, वन आ गया आंसर। ठीक है, फिर उसके बाद आपने वी वाई करना है, वाई को वी को विद रिस्पेक्ट टू वाई डिफरेंशिएट करना है, वाई वैसे ही जीरो है तो जीरो आ गया आपके पास। तो यू एक्स इज नॉट इक्वल टू वी वाई, ये सेटिस्फाई नहीं हुई। अब इधर लिख दें नॉट सेटिस्फाइड। पहली इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हुई। पहली इक्वेशन सेटिस्फाई ना हो, दूसरी आप करें तो सही सॉल्व उसको, लेकिन अंडरस्टूड सी बात है कि वो आपका जो है क्या कहते हैं, कॉशी-रीमैन की इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हुई, इट्स नॉट एनालिटिक। दोनों का सेटिस्फाई होना जरूरी है इसमें। तो फॉर द पर्पस ऑफ कंप्लीशन फिर आपने जो है ये यू वाई निकाला, यू को विद रिस्पेक्ट टू वाई डिफरेंशिएट किया, तो ये जीरो आ गया आंसर आपके पास। ठीक है, फिर वी एक्स किया डी वाई, इसको फिर माइनस वी एक्स निकालना होता है अगले स्टेप में। तो माइनस वी एक्स इज ऑल्सो इक्वल टू जीरो। ये तो चलो ठीक है, जीरो इज इक्वल टू जीरो आ गया, कोई मसला नहीं इतना, लेकिन पीछे तो सेटिस्फाई नहीं हो रही ना ये वाली इक्वेशन। देयरफॉर वी से दैट इट द गिवन फंक्शन इज नॉट एनालिटिक। गिवन फंक्शन इज नॉट एनालिटिक, और फर्दर बात हम लिखेंगे कि वी कांट यूज द फर्स्ट मेथड, वी हैव टू यूज द सेकंड मेथड, जिसमें पाथ हमें रखना पड़ता है, जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है एक लिहाज से। पाथ हमें बनाना पड़ेगा, फिर उसको डिफरेंशिएट करके उसमें सब्स्टिट्यूट करके करेंगे इंटीग्रेट। तो अभी ये सवाल आधा कंप्लीट हुआ है, आधा अभी रिमेनिंग है। ठीक है, इसकी स्क्रीनशॉट आप लोगों ने शेयर कर दी। नाउ लेट्स सॉल्व इट फर्दर। यहाँ पे मसला तो नहीं अभी किसी को? डिलीट कर दूं मैं? ठीक है जी, हम अच्छा, अब हमने इसको करना है इंटीग्रेट दूसरे मेथड से। दूसरे मेथड का प्रॉब्लम ये है कि उसके लिए हमें पाथ डिफाइन करना होता है, और उन्होंने सवाल में लिख दिया शॉर्टेस्ट पाथ जेड नॉट से जेड वन वाला। तो शॉर्टेस्ट पाथ जेड नॉट से जेड वन तक, दिस इज आवर जेड नॉट एंड दिस इज जेड वन। जेड नॉट इज गिवन एज वन प्लस आयोटा, और जेड वन इज गिवन एज थ्री प्लस थ्री आयोटा। ठीक है, ये वन प्लस आयोटा लिखा है। तो अब इसके लिए पाथ डिफाइन करने का एक मैं स्टैंडर्ड तरीका बता रहा हूँ, जो बाकी आप जहाँ कहीं स्ट्रेट पाथ, स्ट्रेट लाइन शॉर्टेस्ट पाथ आपको कहा जाएगा, यू हैव टू यूज दिस सेम इक्वेशन फॉर इट। दो तरह की इक्वेशनें बनाते हैं पाथ के लिए, जो अभी तक आपने सीखी हैं वही आपकी यूज होंगी मोस्टली। एक तो सर्कल के अलोंग सर्कल बनाना होता है विद एनी सेंटर जेड नॉट, रेडियस रो, और दूसरा आपको ये वाला बताया है इसका सर्कल, सेमी सर्कल वगैरह। दूसरा वाला जो आपका है वो आपका
जो है क्या कहते हैं स्ट्रेट लाइन वाला, स्ट्रेट लाइन वाले के अंदर हम क्या करते हैं कि वी यूज z ऑफ t इज इक्वल टू z नॉट प्लस डिस्टेंस, डिस्टेंस और ये t को अगर टाइम समझ लें आप, डिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय टाइम, तो z नॉट प्लस डिस्टेंस क्या है z1 माइनस z नॉट, z1 से z नॉट का जो फासला है मल्टीप्लाइड बाय t। तो z ऑफ t की जो इक्वेशन आपकी बनेगी ना वो z नॉट प्लस z1 माइनस z नॉट t, इससे आप बनाएंगे इक्वेशन को, ठीक है। इससे इसमें वैल्यूज पुट कर दें जो ऊपर दी हुई हैं, आपके पास इक्वेशन की शक्ल बन जाएगी इसकी। z ऑफ t विल बी इक्वल टू z नॉट इज 1 प्लस आयोटा, आगे z1 1 प्लस आयोटा इस तरह ब्रैकेट्स के अंदर करके और t टाइम्स t, तो ये आ जाएगा 1 प्लस आयोटा और 2 प्लस t। ये हमारे पास जो है इसकी जो है इक्वेशन बन रही है। अब इसमें रियल इमेजिनरी टर्म्स को अलग अलग कर लें, तो 1 प्लस 2t एक रियल पार्ट हो गया इसका, प्लस आयोटा यहाँ पे क्या आएगा 1 प्लस 2t, 1 प्लस 2t इस तरीके से। दिस इज आर z ऑफ t, इज इक्वल टू d बाई dt, और इस पूरे को डिफरेंशिएट कर दें 1 प्लस 2t प्लस आयोटा 1 प्लस 2t, ठीक है। इस पूरे को हमने t के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट कर दिया, तो ये हो जाएगा 2 प्लस आगे से आयोटा वाला से 2 बच जाएगा, 2 प्लस 2 आयोटा। अब ये दो चीजें हमारे पास आ गई। नाउ f ऑफ z जो है वो किसके बराबर है, रियल पार्ट ऑफ z विच इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ, ये जो हमने पीछे z बनाया अपना ये वाला, ये इस्तेमाल होगा अब x y की जगह पे ये यूज होगा इंस्टेड ऑफ दैट, रियल पार्ट ऑफ दिस प्लस आयोटा 1 प्लस 2t, इसका जो रियल पार्ट है वो क्या है 1 प्लस 2t, ये रियल पार्ट है इसका, ये सिर्फ बच जाएगा। तो f ऑफ z ऑफ t जो बनेगा आपका f ऑफ z ऑफ t इज दिस थिंग, देन वी विल इंटीग्रेट f of z dz over the path is equal to for t इनिशियल t नॉट से लेके t1 तक। अब ये t नॉट t1 का भी तयन आप लोग यहीं पे कर लें, आपने z बना लिया ना, तो फॉर z इज इक्वल टू z नॉट t इज इक्वल टू, t की वैल्यू अगर यहाँ से सॉल्व करके निकालें तो वो आ जाती है t नॉट की वैल्यू 0 आ जाती है विच इज t नॉट। आप अगर z को z नॉट इसमें रख देते हैं, ठीक है, तो इसको 1 प्लस आयोटा इसमें रख देंगे और इसको सॉल्व करेंगे फर्दर, ये सॉल्व करके देख लें तो t की वैल्यू 0 निकल आती है। और अगर आप z को जो है वो पुट z इज इक्वल टू z1 यानी 3 प्लस 3 आयोटा इसमें रख देंगे और फिर इसको सॉल्व करके निकालेंगे तो उसकी वैल्यू आ जाएगी कितनी, 1 आ जाएगी आपके पास। दूसरे तरीके से आप इसको वेरीफाई कर लें, तो वेरीफाई ऐसे करेंगे कि आप 0 रखेंगे तो 1 प्लस आयोटा आ जाएगा z विच इज z नॉट, और जब आप इसके अंदर जो है 1 रख देंगे इसके अंदर, ठीक है, तो ये आपके पास, और इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास z1 निकल आएगा, ये z नॉट प्लस z1 माइनस z नॉट कट जाएगा, z1 बच जाएगा पीछे विच इज 3 प्लस 3 आयोटा। तो वेरीफाई भी कर लें, तो पुट z नॉट t निकाल लिया, पुट z1 t निकाल लिया, तो ये आपका t1 हो गया इज इक्वल टू t1। तो t नॉट इज इक्वल टू 0, t1 इज इक्वल टू 1। अच्छा, अब ये आपने लिमिट्स इसकी सेट कर दी, आगे इसका रियल पार्ट आ गया 1 प्लस 2t, फिर आगे क्या चीज़ आएगी इसकी डेरिवेटिव आएगा 2 प्लस 2 आयोटा एंड देन dt। इससे पहले वैसे आप एक स्टेप लिख दें, इस स्टेटमेंट से पहले आप लिख दें तो इधर मैं रिकॉर्डिंग थोड़ी देर के लिए स्टॉप कर रहा हूँ और अभी लेट्स हैव अ 5 मिनट्स ब्रेक क्योंकि 1 घंटा हो गया क्लास का।
आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी?